नमस्कार, खबरों उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। विधानमंडल का बजट सत्र का चौथा दिन आज। बजट सत्र को लेकर सदन में होगी चर्चा। कल पेश किया गया बजट। यूपी सहित पूर्वोत्तर रेलवे में पूरा हुआ 100% विद्युतीकरण। पीएम मोदी ने कहा वेरी गुड। यूपी की आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव लिखेगी मिशन 2024 की कहानी। लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर बीजेपी का फोकस। दिल्ली एमसीडी समिति चुनाव में बवाल, सदन में तोड़फोड़, बार बार स्थगित करनी पड़ रही है कार्रवाई। पंजाब में आज से लगेगा 3000 निवेशकों का मेला। मोहाली पहुंचेंगे देश विदेशी उद्यमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी बजट सत्र का चौथा दिन है आज। आपको बता दें कि वित्त मंत्री आज सुरेश खन्ना ने कल बजट को पेश किया था। 4 दिन बजट पर चर्चा की जाएगी। बजट सत्र को लेकर सदन में होगी चर्चा। यूपी बजट सत्र का चौथा दिन आज। चार दिन बजट पर की जाएगी चर्चा। बजट सत्र को लेकर की जाएगी चर्चा। यूपी बजट सत्र का चौथा दिन आज। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल पेश किया था बजट। 4 दिन बजट पर की जाएगी चर्चा। यूपी बजट सत्र का चौथा दिन आज। आपको बता दें कि बजट सत्र को लेकर सदन में चर्चा आज की जाएगी। कल बजट पेश किया गया था और शिक्षा के लिए बजट का ऐलान। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत बजट। स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए 500 करोड़। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। संस्कृत विद्यालयों के लिए 100 करोड़। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1000 करोड़। गरीब रेखा से ऊपर के छात्रों की यूनिफॉर्म के लिए 500 करोड़। सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़। पीएसी की 3 महिला बटालियन बनेगी। महिला सामर्थ्य योजना के तहत भी बजट आवंटित। 63 करोड़ की व्यवस्था। बेसहारा महिलाओं की पेंशन के लिए व्यवस्था की गई है। 4032 करोड़ की महिलाओं को बजट में मिला है। किसानों को बजट में मिला है काफी कुछ। युवा उद्यमों के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के लिए 20 करोड़। और यहाँ पर आपको बता दें कि कल बजट पेश किया गया है। इस पर आपको बता दें कि कल बजट पेश किया गया था। 4 दिन अब इस बजट पर चर्चा की जाएगी। महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को इस बजट में काफी कुछ मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये बजट जो होगा वो काफी लोक लुभावन होगा, और वैसा ही ये कुछ बजट रहा भी। और इसमें महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को काफी कुछ दिया गया है। और बजट सत्र को लेकर सदन में आज चर्चा की जाएगी। यूपी बजट सत्र का चौथा दिन आज। और इसी खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी,
बजट की बात करें तो हम पहले से जानते थे कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में ये बजट जो है वो काफी लोक लुभावन होगा और ये बजट कुछ उस तरीके का नजर भी आ रहा है। महिलाओं को, युवाओं को, और किसानों को काफी कुछ दिया गया है इस बजट में। बिल्कुल 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सभी को कुछ ना कुछ मिलना था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस पर काफी पैसा खर्च किया गया है। एक्सप्रेस वे बनाने की लगातार बात की जा रही है, सड़कों के चौड़ीकरण करने की बात की जा रही है। तो वहीं अब दूसरी, क्योंकि 24 का चुनाव है तो उसके लिए लोक लुभावन बजट होना ही था और वैसा हुआ भी है। सभी लोगों को, चाहे युवाओं की बात करें तो उनके लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप देने का जो संकल्प किया था अपने संकल्प पत्र में, उसको दोहराया गया है और उसके लिए बाकायदा 3,600 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट भी किया गया है। तो ये इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि क्योंकि पिछली बार मात्र 20 लाख लोगों को ही लैपटॉप और स्मार्टफोन मिले थे, क्योंकि 24 का चुनाव है तो इस साल ज्यादा लोगों को लैपटॉप और स्मार्टफोन मिलेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है युवाओं के लिए। महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, खासकर सुमंगला जो योजना है वो उसकी बात करें या हम सौभाग्य योजना की बात करें। सौभाग्य योजना के तहत जिन महिलाओं को सिलेंडर मिले थे, गैस कनेक्शन मिला था, उनको अब 2 सिलेंडर हर साल मुफ्त में मिलेंगे। और ये जो वादा किया था संकल्प पत्र में, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, उसको पूरा करने का एक और संकल्प लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि यहाँ पर सभी को नहीं मिलेगा ये गैस सिलेंडर मुफ्त में, बल्कि जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो आते हैं, जिनको कनेक्शन मिला है नए लोगों को, उनको ही ये सिलेंडर मिलेगा। लेकिन ये वही लोग, वही वर्ग है जो सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा था और तमाम दिक्कतें आ रही थी उनके पास साथ में। तो अब उनको ये राहत मिल जाएगी कि कम से कम साल में 2 सिलेंडर मिल जाएंगे और वो आराम से काफी हद तक उनको इससे राहत मिल जाएगी। महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है। बाकी पर्यटन की बात करें, पर्यटन पर काफी कुछ खर्च किया गया है, धार्मिक पर्यटन पर बहुत कुछ खर्च किया गया है। कुंभ 2025 में है, लेकिन अभी से 2,500 करोड़ रुपया उसके लिए निकाल करके रख दिया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि कुंभ चूंकि एक लैंडमार्क काम रहता है, ऐतिहासिक काम रहता है। पिछली बार भी जब कुंभ हुआ था, अर्ध कुंभ हुआ था, तो सरकार ने वहां पर काम किए थे और इस बार और इसको भव्य रूप देने की बात की जा रही है। वैसे भी सरकार धार्मिक रूप से काफी काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे बनारस काशी का मामला हो, या महाकाल का मामला हो, सब जगह जबरदस्त तरीके से सरकार काम कर रही है। और इसी कड़ी में कुंभ को लेकर के 2,500 करोड़ रुपए का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने की, ये तो सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। किसानों के लिए भी तमाम चीजें की गई हैं। किसानों को फ्री जो बिजली है नलकूप के लिए वो दी गई है। अभी तक 50% दिया जा रहा था, अब उसको 100% कर दिया गया। तो किसान इसको लेकर के थोड़ा खुश है। लेकिन अब कोई चीजें वो है जो दिखने में लगती हैं। कई चीजें, जैसे कि सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि उच्च शिक्षा में वो काम नहीं किए गए जो काम किया जाना चाहिए। शिक्षा के बजट को हम बात करें तो पूरे शिक्षा का बजट, अगर हम बेसिक एजुकेशन की बात करें और माध्यमिक की करें, हायर एजुकेशन करें, तो कुल मिलाकर के 3,000 करोड़ का बजट इसमें है। 6,90,000 करोड़ का बजट और उसमें शिक्षा के लिए मात्र 3,000 करोड़ रुपए। ये कहीं ना कहीं चोट करता है, कहीं ना कहीं कमी दिखाता है कि सरकार शिक्षा के लिए उतना, हालांकि बेसिक एजुकेशन के कायाकल्प के लिए 1,000 करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद नाकाफी है, ये नापर्याप्त है, अपर्याप्त है। क्योंकि हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि विदेश जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, विश्व की जितने भी विकसित कंट्रीज हैं, वो सब एक हैवी अमाउंट शिक्षा पर खर्च करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा कम अमाउंट देखने को मिला है और ये कहीं कमी नजर आ रही है। क्योंकि हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर शिक्षित भारत नहीं होगा, शिक्षित प्रदेश नहीं होगा, तो ये विकसित प्रदेश और विकसित देश नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं सब इससे काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात करें कि योजनाओं में सभी वर्गों का इसमें ख्याल रखा गया है, तो सब करीब करीब खुश है। लेकिन मेरी नजर से शिक्षा पर थोड़ा और बजट बढ़ाया जाना चाहिए था। बिल्कुल। बात करें प्रदीप जी, तो विपक्ष जो है वो भी लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष की भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आज इस पर चर्चा भी होनी है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल, देखिए आज चौथा दिन है इस बजट सत्र का और आज अभी इस पे चर्चा होगी। हालांकि अभी भी राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है, तो विपक्ष अपनी बात रखेगा। विपक्ष कमियां गिना रहा है कि कैसे क्या क्या विपक्ष का मानना है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, सपा की बात करें, तो सबका ये कहना है कि जो इतना लंबा चौड़ा बजट बना दिया गया है लेकिन खर्च नहीं होता है। पिछला बजट 50% ही खर्च हो पाया था और बाकी की राशि खर्च नहीं हो पाई थी। तो इतने लंबे चौड़े बजट का कोई फायदा नहीं है। इस बार भी 6,90,000 करोड़ का बजट बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दूसरी ओर किसान की बात करें या महंगाई की बात करें, विपक्ष कह रहा है महंगाई पर रोक नहीं लग पा रही है। आटा लगातार महंगा होता जा रहा है, कोशिश कर रही है सरकार लेकिन काबू में नहीं आ रहा है। और दूसरी ओर महंगाई है, बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो सरकार का फोकस है कि प्राइवेट जितने भी नौकरी है वो प्राइवेट की नौकरी मिले लोगों को, सरकारी नौकरियों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। ये विपक्ष के सारे सवाल है जो सत्ता पक्ष को मत रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकारी नौकरियों का कहीं कोई नाम निशान नहीं रह गया है और अब सिर्फ प्राइवेट नौकरियों पर ही लोगों को एतबार करना पड़ रहा है। तो विपक्ष आज अपनी बात रखेगा, विपक्ष की लोगों की बात से सुनी जाएगी, उसके बाद आखिरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका जवाब देंगे। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर विपक्ष किन किन चुनिंदा मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। ये आज देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि 4 दिन बजट पर चर्चा की जाएगी। यूपी बजट पर आपको बता दें कि 4 दिन इस पर चर्चा होगी और विपक्ष जो है वो इस बजट को लेकर हंगामा कर रहा है। उनका ये कहना है कि पुराना जो बजट है अभी उसे ही खर्च नहीं किया गया है और एक लंबा चौड़ा बजट जो है वो ला कर दिया गया है। पंजाब से खबर आपको बता देते हैं, पंजाब में इन्वेस्टर समिट आज। आपको बता दें कि पंजाब में आज से लगेगा 3,000 निवेशकों का मेला। मोहाली पहुंचेंगे देश विदेश के उद्यमी। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के ऑडिटोरियम में शुरू होगा समिट। कई बड़े उद्योगपति निवेशक सम्मेलन के लिए मोहाली पहुंचे। पंजाब में इन्वेस्टर समिट आज। देश विदेश से इन्वेस्टर्स यहां पहुंच रहे हैं। पंजाब में इन्वेस्टर समिट आज। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है? पंजाब में आज से 3,000 निवेशकों का मेला लगने वाला है, इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो रही है। जैसे बिल्कुल अगर बात करें पंजाब के मोहाली के अंदर आज जो 2 दिवसीय जो है 5वां प्रोग्रेसिव इन्वेस्ट पंजाब का जो मेला शुरू होने वाला है, मोहाली के अंदर शुरू होने वाला, जिसके अंदर लगभग 3,000 जो उद्यमियों इसमें हिस्सा लेंगे। और कम से कम बात करें तो लगभग 230 जो लोग हैं देश विदेशों से ही जो प्रतिनिधि आ रहे हैं और जिसमें लगभग 40,000 करोड़ का जो निवेश होने की संभावना जताई जा रही है पंजाब के अंदर, और जिसके अंदर लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। इससे पहले भी पंजाब के अंदर लगभग 38,000 करोड़ का जो निवेश पंजाब के अंदर हो चुका है और जिसकी शुरुआत जो है आज विधिवत रूप से जो आज हो जाएगी। और जिस सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के प्रबंधन की बात करें तो पूरे मोहाली को चप्पे चप्पे की छावनी में तब्दील कर दिया गया। जहां पर इन्वेस्ट पंजाब का जो प्रोग्राम चल रहा है वहां पर नो फ्लाइंग जोन जो है उसके आदेश भी जारी कर दिया। अगले 2 दिन तक नो फ्लाइंग जोन रहेगा। किस तरह की कोई उड़ान उस समिट की तरफ से नहीं हो सकती। हाँ, और खुद मुख्यमंत्री ने इसका अपनी हाथ में कमान लिया, क्योंकि वो चाहते कि पंजाब का जिस तरह माहौल बिगड़ा है, जिस तरह लोगों के अंदर धारणा आया है कि शायद पंजाब के अंदर आतंकवाद दोबारा वापस आ गया, उसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी कमान हाथ में ली और खुद जायजा लिया है और खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह की जो लोग बाहर से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग जो उतनी आ रहे हैं, उनको किसी तरह की समस्या ना हो। जी बिल्कुल, अगर हम इस इन्वेस्टर समिट की बात करें तो उसका फायदा कैसे जनता को होगा? क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है ताकि राजस्व पा सके, लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसे में तैयारियां किस तरीके से हैं, जनता को डायरेक्टली किस तरीके से लाभ मिलेगा? देखिए, डायरेक्ट लाभ की बात करें तो डायरेक्ट लाभ के साथ अभी इसमें इस तरह की कोई बात नहीं की गई। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर उद्यमी आएंगे, बिजनेस आएगा,
तो कंपनियां आएंगी, नई नई कंपनियां आएंगी, तो कंपनी का मतलब है कि जब कंपनी शुरू होगी तो रोजगार सीधे सीधे वो आम जनता के खाते में जाएंगे। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैं कंपनी की बात करूं, यहाँ की एलेंजर कंपनी है जो खासकर जो मशीनें बनाती है, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड मशीनें बनाती है, उसने का ये प्रोजेक्ट अपना मोहाली के अंदर शुरू किया, जिसकी जो कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया, जिन्होंने खुद कहा कि यहाँ से 2 से 3 हजार जो लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जहाँ कंपनियां अपनी लोकल शुरू करती है, वहां पर वहां के आसपास के क्षेत्र को भी अपने हाथ में ले लेती है। और यही कारण है कि एलेंजर कंपनी ने भी एक आसपास के जो गांव है गोद ले लिया, और गोद लेने के बाद उसकी विकास के लिए नाली, सड़कें, चाहे जो भी बुनियादी जरूरतें उनके लिए वो खुद इन्वेस्ट भी कर रही है, क्योंकि उनका खुद का इन्वेस्ट होगा, लोग सुखी रहेंगे तो उनकी कंपनी को भी फायदा होगा, आसपास का माहौल भी सुधरेगा। यही कारण है कि आम जनता को डायरेक्ट फायदा, इस तरह से कंपनी डायरेक्ट फायदा भी दे रही है। पंजाब सरकार जब सपोर्ट कंपनी को करेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को जो रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ साथ प्रदेश की हालत भी सुधरती नजर आएगी। जी बिल्कुल, इन्वेस्टर समिट के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं विनोद जी? किस तरीके से डेकोरेट किया गया है, किस तरीके से वहां पर लोगों को लुभाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं? जैसे अगर बात करें इन्वेस्ट पंजाब के आसपास का जो एरिया है, जब एयरपोर्ट रोड के आसपास है, क्योंकि एयरपोर्ट के नजदीक बना है, कि एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर इंडियन बिजनेस स्कूल है, जहाँ पर इन्वेस्ट पंजाब का जो 5वां जो मेला चल रहा है, रोजगार मेला चल रहा है, यहाँ पर अगर बात करें तो इस एरिया की बात करें, लगभग इस जहाँ मेला चल रहा है उसके आसपास के 3 किलोमीटर का दायरा अगर हम खुद मुआयना करें तो वहाँ पर फूलों से जो सड़कें ऐसे फूलों के आसपास फूलों से सजाया हुआ है, साफ सुथरी सड़कें हैं। सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी डाइवर्ट कर दी गई है, हर जगह पुलिस व्यवस्था कर दी गई है, किसी भी व्यक्ति को, खासकर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको किसी तरह की अव्यवस्था ना हो सके। खुद कल की बात करें तो कल खुद मुख्यमंत्री ने और जो पुलिस के आला अधिकारी उन्होंने मुआयना किया कि किस तरह की सुविधाएं हैं, किसी तरह की, चाहे वो आने वाले को, जानकारी लेने वाले को, या कोई भी आम व्यक्ति को वहाँ जाना चाहता है, उसको लेकर भी उन्होंने सिक्योरिटी जोन बनाया गया है, जिससे सिक्योरिटी के 2 लेयर बनाए गए, जांच के बाद ही वो लोग वहां जा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पत्रकारों के लिए भी सरकार ने सिर्फ वो लोग जा पाएंगे जो एग्रीडेटेड होंगे या वहां से मान्यता प्राप्त होंगे, उसके अलावा ऐसे किसी भी फालतू व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि तमाम तैयारी जो है वो यहाँ पर पंजाब सरकार द्वारा की गई है और इन्वेस्टर समिट का यहाँ पर आगाज होगा। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बुधवार सुबह गला दबाकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। शराब पार्टी के बाद रिश्तेदार से हुआ विवाद। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव हरिपुर कावड़ी में हत्या की गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ से खबर, बुधवार सुबह एक बुजुर्ग की गई हत्या। शराब पार्टी के बाद रिश्तेदार से हुआ था विवाद। विवाद के चलते की गई हत्या। बुधवार सुबह गला दबाकर की गई बुजुर्ग की हत्या। रायबरेली के थाना महाराजगंज क्षेत्र का मामला, जहां पर कुछ दिन पहले बबलू यादव नामक युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया था, जहां इस पूरे मामले में पुलिस खोजबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि मृतक बबलू यादव लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र लखनऊ कमिश्नरेट का रहने वाला है, जहां वो नगर पालिका में संविदा कर्मी के पद पर नौकरी करता था, जिसका शादीशुदा अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। यूं ही नहीं, शादीशुदा महिला भी, जिसकी शादी गोमती नगर में हुई थी, और दोनों आमने सामने रहते थे, लेकिन इस दौरान दोनों की बात होने लगी और इन दोनों की बात प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गई। बबलू यादव नाम का एक व्यक्ति जो थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ कमिश्नरेट लखनऊ का रहने वाला था और नगर पालिका में संविदा कर्मी था, वो अपने घर से गायब हो गया और 4-5 दिनों की तलाश के बाद जब वो नहीं मिला तो उसके घर वालों ने थाना गोमती नगर में 14 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद जब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो पता ये चला कि उसका मूवमेंट और उसकी लास्ट लोकेशन थाना महाराजगंज के कैड़वा गांव तक आई थी,
इस बिना पर लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर के आगे की जांच पड़ताल की गई और स्थानीय महाराजगंज पुलिस ने जब जा कर के कैड़वा गाँव में पता किया तो ये पता चला कि इस गांव की एक लड़की से जिसकी शादी गोमती नगर थाना क्षेत्र में ही इसके घर के सामने हुई थी, मृतक के घर के सामने हुई थी और इसका मृतक के साथ जान पहचान था, प्रेम प्रसंग भी था। इस बात को लेकर के पुलिस का शक बढ़ा और भी छानबीन की गई और लड़की के घर वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। खबर अमरोहा से है, जहां पर पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार करने वाले गैंगस्टर का आरोपी चौधरी अमीन की 1 करोड़ की संपत्ति ढोल नगाड़ा बजाकर कुर्की। चौधरी अमीन जोया मार्ग पर स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार पर पुलिस ने छापा मारा था और एक बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यायालय जिलाधिकारी महोदय अमरोहा के आदेश के क्रम में गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है और पूरी उनकी संपत्ति सीज करके कर दी गई है और सील कर दी गई है। अच्छा, कौन व्यक्ति है, किस मामले में संलिप्त थे? ये अमीन चौधरी थे, स्पा सेंटर इनके यहाँ ये चलता हुआ पाया गया था, उसी में इनके खिलाफ मुकदमा कायम हुए थे, देह व्यापार से संबंधित भी था। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।